मैं विजय, लेक्चरर बायोलॉजी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गाजीपुर। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट से पहला चैप्टर सजीव जगत की विविधता से पहले आपको जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन कराने के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय करेंगे। इसमें आप सीखेंगे कि जीव विज्ञान की कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी शाखाएं हैं और बायोलॉजी का स्कोप क्या है। इसमें आप ये भी जानेंगे कि अभी तक आप लोगों ने जाना कि सिर्फ बायोलॉजी की 2 शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जबकि इसमें आज हम आपको 100 से अधिक, मोर देन 100 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को बताएंगे। जितनी ज़्यादा शाखाएं हैं, ब्रांचें हैं, उतने ज़्यादा बायोलॉजी की स्कोप है। तो गोल्डन फ्यूचर के लिए बायोलॉजी के शाखाओं को, स्कोप को आप इसमें समझेंगे। और आफ्टर 12th इंटर करने के बाद आपके करियर निर्माण में जो क्या क्या कोर्सेज, बेस्ट कोर्सेज हैं वो बताएंगे। वो इंटर करने वाले चाहे बायोलॉजी ग्रुप से हों या मैथ ग्रुप से हों या आर्ट्स साइड से पढ़ने वाले बच्चे हों या कॉमर्स से हों, सभी के लिए करियर निर्माण आफ्टर 12th क्या करें, इंटर करने के बाद क्या करें, कौन से कोर्सेज को हम चुनें जिससे हमारा करियर बेहतर से बेहतर बन सके। उसके लिए हम आपको एक ग्राफ या एक सरसरी नज़र से आपको बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आप इंटर करने के बाद कर सकते हैं जिससे आपका करियर बेहतर हो, सुनहरा भविष्य बन सके। तो इसमें इंटर करने वाले सभी बच्चे 11th के हों या 12th के हों, सभी के लिए उपयोगी वीडियो होगा। बहुत ध्यान से वीडियो में लगे रहिए। इसमें आपको दिखाएंगे हम, खास करके बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा। तो वैसे तो मैथ ग्रुप, आर्ट ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप के लिए भी ये करियर निर्माण से संबंधित एक सलाह, एडवाइस के रूप में काम करेगा ये वीडियो। लेकिन बायोलॉजी ग्रुप के लिए एक अलग से, चूँकि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा इसमें, तो इसमें अलग से हम आपको दिखाएंगे कि जैसे कोर्सेज हैं, स्टाफ नर्स के बारे में। इस तरह से लोग अपने अपने संस्थाओं के ऐड देते रहते हैं, तो इसको हम बताएंगे। ये देखिए NHM 10,000 से ज़्यादा भर्तियां निकलती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। 21,500 ANM, 9,000 ग्रेड ए नर्स की भर्ती, इसके बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 9,000 से अधिक की भर्तियां, पेपर में जिस तरह से भर्तियां निकलती हैं इसके बारे में बताएंगे कि ऐसे ऐसे कोर्सों से अस्पतालों में जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद। तो इस तरह से प्रचार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से अलग अलग संस्थाएं अपना करती हैं, यूट्यूब प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो निकलती है। देखो NHM में फिर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, अमर उजाला का न्यूज़ है। तो इस तरह से भर्तियाँ निकलती हैं सरकारी जॉब के लिए। तो इसमें आपको बताएंगे, देखिए बेटियों को 9,213 पदों पर सरकारी नौकरी जल्द। तो ये सब जो है कि आपके लिए बेस्ट कोर्सेज होंगे, विशेष करके जो बायोलॉजी ग्रुप के हैं और नॉन बायोलॉजी ग्रुप से जो नहीं है उनके लिए भी है, ठीक है। ये देखिए खुशखबरी, ANM के 9,000 पदों पर भर्ती होगी, 32,000 रुपये प्रतिमाह कुल वेतन निर्धारित किया गया है। ANM के लिए बायोलॉजी ग्रुप आवश्यक नहीं है, मैथ ग्रुप वाले भी कर सकते हैं, आर्ट वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो बायोलॉजी ग्रुप होगा उसके लिए प्रेफरेंस वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाएगा। ANM क्या है, कैसे करें, क्यों करें, ठीक है। गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आप जान जाएंगे। कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बेटर जॉब्स के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, ये बताएंगे। BSc नर्सिंग कोर्स जो ये है सबसे बेस्ट है। इसमें कैसे होता है, कितने साल का कोर्स है, कितनी उम्र होनी चाहिए, ये बताएंगे। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन आर्मी BSc नर्सिंग 2020 एप्लीकेशन जो निकाला गया ऐड के माध्यम से, इसको हमने ले लिया कि ताकि आप लोग समझें कि कैसे कैसे भर्तियां होती हैं, कब कब इनका पेपर के माध्यम से ऐड निकलता है। BSc नर्सिंग एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, इसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे। नर्सिंग कोर्स करके बनाएं शानदार कैरियर, ठीक है। इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बेस्ट कैरियर इन नर्सिंग ये हमने नीचे दिखाया है। और डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 10th यानी कक्षा 10 वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है जो कक्षा 10 पास करने के बाद भी अपना कैरियर बना सकते हैं, अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, अच्छा जॉब पा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं।
ये करियर चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे, जो पीसीबी माध्यम से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं। उसी तरह से एक दूसरा और क्लियर थोड़ा सा है बायोलॉजी ग्रुप्स के लिए, करियर ऑप्शन के लिए। मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज में कौन कौन से ये कोर्सेज हैं ये हम बताएंगे। लिस्ट ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज नीचे हमने दिखाई दिया। इसके अलावा प्रोफेशनल एंड बीएससी कोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे आपको जॉब मिल सकती है, आपका करियर बन सकता है, एक फ्यूचर लाइफ आप निर्माण कर सकते हैं अपना, ये बताएंगे। करियर्स इन साइंसेस, ठीक है। 10 और इंटर करने के बाद कौन कौन से ऐसे कैरियर्स हैं जिनको आप अपना आधार बना करके अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। करियर इन मेडिसिन के लिए ये 10 पास और इंटर पास के लिए विभिन्न कोर्सेज के माध्यम से आप समझ पाएंगे। अदर कोर्सेज इन मेडिकल लाइन में ये सब हैं, इसको भी हम बताएंगे आपको एक एक से बारी बारी से। अभी तो एक तरह से ट्रेलर है, आपको दिखा रहे हैं क्या क्या हम पढ़ाएंगे, क्या क्या आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अदर कोर्सेज मेडिकल से संबंधित, ठीक है। लिस्ट ऑफ ये मेडिकल कोर्सेज क्या है इसके बारे में हम बताएंगे, आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। लिस्ट ऑफ मेडिकल कोर्सेज और भी दूसरे, ठीक है। मेडिकल कोर्सेज आफ्टर 12th, इंटरमीडिएट करने, आफ्टर 12th मतलब इंटरमीडिएट पास होने के बाद कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज हैं इसको आप समझ पाएंगे। बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस इन मेडिकल फील्ड, ये आपको हमने बताया और फिर बताएंगे। इसमें देखिए इंटरमीडिएट करने के बाद चाहे वो मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कौन कौन से कोर्सेज हैं और नोटिफिकेशन किस मंथ में निकलता है, मार्च, फरवरी, मार्च कब कब निकलता है, उसका वेबसाइट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप अलर्ट रहेंगे उस महीने में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से हैं, इंटर करने के बाद कौन से डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लिया जाए, इंटीग्रेटेड कोर्सेज कौन से हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप या आर्ट ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप कोई भी हो जो इंटर कर रहा है वो अपना भविष्य इन क्षेत्रों में, मैरीन, नेवी, डिफेंस, ठीक है, मेडिकल के क्षेत्रों में कैसे बायो ग्रुप वाले अपना चूज करेंगे अपना भविष्य, अपना कोर्सेस, ठीक है। ये एक चार्ट है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद क्या करें। इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो मैथ से हैं, मेडिकल वाले बायो ग्रुप से, डिग्री कोर्सेस, ठीक है, टीचिंग एंड अदर्स कोर्सेज क्या क्या हैं, ये पूरा आपका भविष्य निर्माण करने वाला एक प्रोग्राम है, ये वीडियो है। इसको आप बहुत ही ध्यान से लगे रहिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपका जो इंटर करने के दौरान या इंटरमीडिएट करने के बाद एक धर्म संकट में बच्चे पढ़ते हैं कि अब हम क्या करें, कौन सा कोर्स चुनें, किस में हमारा भविष्य बनेगा, किस में हमारा करियर निर्माण होगा, वो आज इस वीडियो देखने के बाद आपका संकट एकदम छू मंतर तरह भाग जाएगा। आप एक निर्णय ले लेंगे, आपके परिवार वाले निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट विकल्प होगा। हम आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि ये आपके लिए बढ़िया है, आप अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। ये फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी स्टडी, ये स्कोप बताएंगे, इसमें एक एक करके बारी बारी से बताएंगे। जितनी ब्रांचें उतने फील्ड, उतने स्कोप, उतने करियर निर्माण की संभावनाएं बायोलॉजी में। स्कोप ऑफ बायोलॉजी पूरा डिटेल में बताएंगे। ये है स्कोप ऑफ बायोलॉजी। अब तक आप लोगों ने ये देखा। अब आज की वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 11th जो एडमिशन लिए हैं बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे, उनको बायोलॉजी ग्रुप के पहले चैप्टर से पहले एक परिचय होता है, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उनका योगदान क्या है। इसको इसलिए लिया है कि इसमें से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिचय करना आवश्यक है। आपको मेन टॉपिक में, मेन चैप्टर को में एंट्री करने के पहले आपको ये समझना जरूरी है कौन कौन से वैज्ञानिक हैं उनसे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन वैज्ञानिकों का योगदान है, वैज्ञानिकों ने जो खोज किया है उससे प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रमुख योगदान किए हैं, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा ही छोटा छोटा परिचय शार्ट में। और इसी तरह से जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं देख रहे हैं, इन शाखाओं से संबंधित पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया गया कि ट्रोफोलॉजी क्या है, ट्रोफोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो ये जंतुओं के पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन करता है। इस तरह से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब जनरल विज्ञान, जनरल जीव विज्ञान, सामान्य विज्ञान के प्रश्न आप तैयार करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या बोर्ड एग्जाम में, हर जगह, विशेष करके टीजीटी बायोलॉजी ग्रुप, पीजीटी प्रवक्ता, जीव विज्ञान से प्रवक्ता वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ख़ास करके नीट एग्ज़ाम जो मेडिकल के एग्ज़ाम देंगे उनमें उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इन सबसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। सभी को हम बारी बारी से बताएंगे। ये पूरे ब्रांचेज हैं जितनी हम अभी देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, सब ये ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो हर एक ब्रांचेज को हम बारी बारी से बताएंगे। जीव विज्ञान का क्षेत्र एवं शाखाएँ, ये इसके माध्यम से सब जानेंगे आप। कौन कौन से प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उनका क्या योगदान है, क्या उन्होंने खोज किया है, इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लास्ट में लगे रहिए, लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज आपको मिलने वाली हैं। भविष्य, आपका भविष्य किस दिशा में जाएगा, आपका करियर कहाँ बनेगा, किस कोर्स को चुन करके, इसको आज आप डिसाइड कर पाएंगे। और ये जब भी आपको धर्म संकट में पड़ें तो इस वीडियो को बार बार देखें, आप एक निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप शुरू करते हैं। जीव विज्ञान एक परिचय, ये पहला चैप्टर परिचय से है, 11th बायोलॉजी। ये एक स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी बुक में ये नहीं मिलेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक है डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक, जिससे मेडिकल के बच्चे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोग इसको प्रीफर करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान को अगर एक परिभाषा में हम देना चाहें तो विज्ञान, इसको कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों, समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क ने, जो विकास के लिए इनका विशेष योगदान है। इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, और दूसरे वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस, पूरा नाम था गोटफ्राइड ट्रेविरेनस। तो 60 में इसको लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द को दिया। जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। और इसमें, इस विज्ञान में सभी जीवधारी, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, सबका अध्ययन किया जाता है। अब जो पेड़ पौधे हैं उनको अध्ययन करने के लिए अलग शाखा बन गई और जंतु का अध्ययन करने के लिए अलग शाखा। तो जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में बॉटनी। और जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, सभी जानवरों का अध्ययन किया जाता है, मानव भी उसी में शामिल है, उसको जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में जूलॉजी। तो इन दोनों की भी परिभाषा वही हो जाएंगी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम जंतु विज्ञान, जूलॉजी कहते हैं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं कि फादर ऑफ, जो पूछा जाता है 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन में, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ साइंस, तीनों विज्ञान के जनक अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, किसके किसके हैं देख लो। साइंस के फादर, जूलॉजी के और बायोलॉजी के। ठीक है, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, यानी कि विज्ञान के जनक, फिर से मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक और जीव विज्ञान। ठीक है, विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। यानी कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है इन तीनों विज्ञानों में से किसी का, तो आपका जवाब होगा अरस्तु। अरस्तु एक महान दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। जब भी पूछा जाए जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जवाब होगा अरस्तु। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो ये एक दूसरे हैं, थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी। जीव विज्ञान के जनक कौन है, जवाब होगा अरस्तु। विज्ञान के जनक कौन है, जवाब होगा अरस्तु। ठीक, ये 4 क्वेश्चन मिल गए आपको। तो 3 विज्ञान के जनक तो अरस्तु हैं, केवल विज्ञान के जनक जंतु विज्ञान के और जीव विज्ञान के। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के जनक अलग हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इतना तो आप याद ही कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता, जनक, फादर ऑफ बॉटनी।
ठीक है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बोर्ड के एग्जाम में भी, और वार्षिक परीक्षा, छमाहिक परीक्षा, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं उससे पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नीट हो, या मेडिकल के एग्जाम से संबंधित, सामान्य विज्ञान संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए शॉर्ट में जीवधारियों के लक्षण क्या है। ठीक है, जीवन की परिभाषा देना, अगर इसका जीवन की परिभाषा क्या है, जीवन की परिभाषा देना तो कठिन है, परंतु सभी जीवधारियों को कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग किया जा सकता है। तो जीवधारियों के जो प्रमुख लक्षण हैं, चलिए इसको हम चर्चा करते हैं जल्दी जल्दी। हालांकि इस टॉपिक को मैंने पिछले 2 दिन में मैंने इसको गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ा दिया है, फिर भी आज मैं फिर से दोबारा चर्चा करता हूं। जो लोग उस क्लास को नहीं अटेंड कर पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। जीवधारियों के प्रमुख लक्षण, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा सजीव है, कौन निर्जीव है। तो पहला लक्षण है जीवन चक्र। जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। इसमें क्या है कि कोई भी जंतु, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, उनका वृद्धि विकास होता है, वृद्धावस्था को पहुंचते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। यही है जीवन चक्र। ये सभी सजीवों में होता है, किसी निर्जीव में नहीं होता। ठीक। दूसरा है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या है, किसी कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ वह क्षेत्र जो तरल क्रिस्टल कोलाइड के रूप में रहता है वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहलाता है, और उसी में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिल करके जीव द्रव्य बनता है। यह सभी जीवधारियों में होता है। चूंकि सभी जीवधारियों का शरीर का निर्माण कोशिका से बना होता है, इसलिए उसमें जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया, जीवन का भौतिक आधार। यही है सभी जीवधारियों की भौतिक आधारशिला, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य। ये जीवधारियों में होता है, किसी निर्जीव में नहीं होता। और इसी जीव द्रव्य में जीवन की सभी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। इसमें जीवन से संबंधित जो ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा की क्षतिपूर्ति इसी में होती है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। और इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे के चैप्टर में। फिलहाल अभी इतना जानिए कि जीव द्रव्य जीवधारियों का लक्षण है, ऐसा निर्जीव में नहीं मिलता। इसके जो नेचर होता है, जो प्रकृति है, वो क्रिस्टल कोलाइडल तंत्र होता है। ठीक है, आगे चलिए। कोशिका संरचना। कोशिका संरचना ये भी सजीवों का लक्षण है। कोशिका सजीवों में पाया जाता है, किसी निर्जीव पत्थर, मिट्टी या ईंट में नहीं पाया जाता। तो जीवधारियों, इस कोशिका को जीवधारियों के शरीर की संरचना और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक एक ईंट से मिल करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण होता है, उसी तरह से एक एक कोशिका उस ईंट जैसे कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और सभी कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसको इसलिए उसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और जो संरचना हुआ रहता है एक एक कोशिका से, उसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। कोशिका, पौधों और जंतुओं की सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य होता है। कोशिका कला होती है, प्लाज्मा लेमा, जिसे कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। और पौधों में थोड़ा सा अलग होता है कि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ एक निर्जीव पदार्थ होता है, सेलवाल का बना हुआ एक रचना होता है, कोशिका भित्ति, वो होता है। अगला कुछ सजीवों का लक्षण है कि उपापचय मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सभी सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है। उपापचय की क्रिया जो होती है उसमें 2 घटनाएं होती हैं। उपापचय 2 शब्दों को बना है, एक अपचय, एक उपचय। उपापचय इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसी तरह से जो उपचय शब्द है वो होता है एनाबॉलिक, जो जिसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए इसको रचनात्मक कहते हैं कि यह इसमें रचना होता है, निर्माण होता है। और दूसरा जो इसका पार्ट है अपचय, जिसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें बड़े से बड़े जटिल पदार्थों का खंडन होता है, टूटते हैं और छोटे छोटे सरल अणुओं में बनते हैं, इसलिए उसको विघटनकारी या डिस्ट्रक्टिव, विघटनात्मक कहते हैं। तो 2 शब्द हो गए उपापचय में, अपचय और उपचय। ये सभी जैविक सजीवों में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, तो किसी निर्जीव नहीं होता थी। उपापचय एक सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। श्वसन, आप जानते हैं कि सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। ये वायुमंडल में संपन्न होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। सामान्य विज्ञान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे नीट हो, चाहे मेडिकल एग्जाम हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे इंटर की परीक्षा हो,
उसमें पूछा जाता है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, अपचय क्रिया है कि उपचय क्रिया है कि उपापचय क्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा श्वसन एक अपचयी क्रिया है, कैटाबॉलिक। क्योंकि अपचयी क्रिया क्या होती है, ये होती है विघटनकारी, इसमें विघटन होता है, बड़े से बड़े जटिल लड़ू टूट करके सरल लड़ुओं में बनते हैं। इस श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन, जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब का विघटन होता है, ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उससे एटीपी के अणु, CO2 के अणु और H2O के अणु बनते हैं। ये आपको डिटेल में हम आगे चैप्टर में बताएंगे। तो श्वसन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। पोषण, न्यूट्रिशन, सभी सजीवों में पोषण की प्रक्रिया होती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जल, खनिज पदार्थ और वायुमंडल से CO2 लेकर के उनके पास क्लोरोफिल, परागरिम होता ही है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, स्टार्च मंड का निर्माण करते हैं। और पौधे इन्हीं पौधों के इन्हीं भोजन द्वारा जंतु आश्रित रहते हैं। तो पोषण जंतुओं में भी, पौधों में होता है। ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है, ये किसी निर्जीव नहीं होता। वृद्धि और विकास, सभी सजीव चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, उनका वृद्धि और विकास होता है। आकृति बढ़ती है, आयतन बढ़ता है, उनका वजन बढ़ता है, ये वृद्धि विकास है। छोटे से पहले उत्पन्न होते हैं, बाद में शरीर बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है। बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष होते हैं, जंतु भी बढ़ते हैं। वृद्धि विकास सजीवों में होता है, किसी निर्जीव में नहीं होता। प्रजनन की प्रक्रिया सजीवों का सबसे प्रमुख लक्षण, कोई भी सजीव होगा, पेड़ पौधे होंगे, जंतु जानवर होंगे, मानव तक, सब में प्रजनन होता है, यानी कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो कि सजीवों का लक्षण है। किसी निर्जीव में ये लक्षण नहीं होता। गति, मूवमेंट, ठीक है। गति क्या है, मूवमेंट। एक होता है गमन, गमन मतलब जिसे लोकोमोशन कहते हैं। तो सबसे पहले गति और गमन में अंतर समझ लीजिए। गति, मूवमेंट मतलब अपने एक स्थान से स्थिर होकर के इधर उधर शाखाओं का घूमना फिरना, शाखाओं का इधर उधर मूवमेंट करना, वो गति कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे की शाखाएं सूर्य के प्रकाश की तरफ आगे गति करती रहती है, उनके जड़ की शाखाएं जमीन के अंदर जाती रहती हैं। और गमन क्या है, गमन में होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान को जाना। सभी जंतु जो होते हैं वो अपने भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए भ्रमण करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग देखें। जैसे सजीव कोशिकाओं के अंदर प्रोटोप्लाज्म में साइक्लोसिस, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य मूवमेंट करता रहता है। साइक्लोसिस वो गति का एक लक्षण है। और क्लेमाइडोमोनास है, ये सब युग्मक है, चल बीजाणु है, सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। ठीक है, तो ये सजीवों का लक्षण है। एक संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता, सभी सजीवों में अपने वातावरण के प्रति संवेदनशीलता होती है। बाहर ठंडी है या गर्मी है, हमें अपने त्वचा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आभास होता है कि ठंडी है या गर्मी है, कितना हॉट है। आग में जल जाने से या कोई सुई कांटा चुभ जाने से आपको पता चलता है कि हमें दर्द हो रहा है, तो वो संवेदनशीलता है। ठीक है। अनुकूलनशीलता क्या है, जैसे ठंडी है गर्मी है, उसके अनुसार हम अपने वातावरण, अपने शरीर के वातावरण को ढाल लेते हैं। ये अनुकूलनशीलता ये सजीव में होता है, किसी निर्जीव में ऐसा नहीं होता। उत्सर्जन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण। उत्सर्जन की परिभाषा जान लीजिए कि शरीर में सभी सजीवों के शरीर में सभी सजीवों में उपापचय प्रक्रिया के अंतर्गत बने हानिकारक पदार्थ में जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड आदि हानिकारक पदार्थ होते हैं। बने हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और यह कैसे होता है, बहुत सारे उत्सर्जी अंग होते हैं। जंतुओं में एक विविध उत्सर्जन तंत्र होता है। उसमें उत्सर्जी अंग है किडनी, गुर्दा, जिसे वृक्क भी बोलते हैं। तो उसके माध्यम से ब्लड फिल्टर होता है, यूरिया और यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है। हमारा फेफड़ा भी उत्सर्जन का काम करता है, CO2 को बाहर निकलता है। हमारी त्वचा भी पसीने के माध्यम से उत्सर्जन करती है, जैसे बहुत सारे अमोनिया वगैरह, साल्ट वगैरह निकलते हैं। तो इस तरह से शरीर में हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं और इनका जरूरी भी है। अगर हानिकारक पदार्थ बाहर ना निकले तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। पौधे भी इसी तरह से उत्सर्जन क्रिया करते हैं। गम, लेटेक्स जो निकलता है, लेटेक्स दूध गैम, वो उनके माध्यम से जो पत्तियां पीली हो जाती हैं वो टूट करके गिर जाती हैं। ठीक है। छालों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। तो ये सजीवों के प्रमुख लक्षण अभी तक आप लोगों ने देखे। प्रमुख लक्षण एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ। सजीवों के प्रमुख लक्षण में सजीवों में जीवन चक्र होता है,
सजीवों में जीव द्रव्य होता है, सजीवों में कोशिका संरचना होती है, सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, सजीवों में पोषण होता है, सजीवों में वृद्धि और विकास होता है, सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है और सजीवों में गति होता है, गमन होता है, सजीवों में संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता होती है, सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये सब जो अभी आपने देखे 11 लक्षण, प्रमुख लक्षण, ये सजीवों में होते हैं, किसी निर्जीव में नहीं होते। ठीक, अब पौधों और जंतुओं में अंतर देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या क्या है। अभी अब तक सजीव निर्जीव में अंतर देखे, अब पौधों जंतुओं में क्या प्रमुख अंतर है। इसमें देखिए कि उच्च वर्ग के पौधों जंतुओं में आसानी से आप पहचान सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, परंतु जो कुछ निम्न श्रेणी के पौधे हैं, जंतु हैं, थोड़ा सा अंतर करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए जीवधारियों को वनस्पति विज्ञान शास्त्र में वनस्पति विज्ञान बाटनी के तथा जंतु विज्ञान शास्त्र में जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत रखा। जैसे वालवाक्स है, युगलिना है आदि। फिर भी निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर पौधों जंतुओं में अंतर किया जा सकता है। पहला अंतर है वृद्धि। ठीक है, तो मैं शार्ट में बता दे रहा हूं। वृद्धि यानी कि विकास पौधों में जीवन भर होता रहता है, ये अनिश्चित काल के लिए, जबकि जंतुओं में एक निश्चित उम्र, एक निश्चित सीमा, उम्र सीमा तक होता है। ठीक, ये प्रमुख अंतर है। तो इसके डिटेल में आप लोग इसको पढ़िएगा वीडियो के माध्यम से। तो बस इतना आप जानते रहिए कि पौधों में, पेड़ पौधों में वृद्धि निश्चित अनिश्चित काल तक होता है, कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होता है, जिसे मेरिस्टेम्स बोलते हैं। एपिबेजेटक कोशिकाएं होती हैं, ये विशेष स्थानों पर होते हैं, जड़ों के शीर्ष पर, तनों के शीर्ष पर होते हैं। ठीक है, जो शीर्ष पर होते हैं उन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो अलग अलग ये मेरिस्टेम विभेजक कोशिकाएं होती हैं और पूरी उम्र तक इनमें होता रहता है, जबकि जंतुओं में किसी विशेष स्थान पर न हुए होते हैं और एक निश्चित उम्र तक ही होता है। ठीक है, तो पौधों में ये आपने देखा, पौधों में वृद्धि इनके मृत्यु से कुछ समय तक पूर्व तक भी होती रहती है, लेकिन जंतुओं में ये वृद्धि मृत्यु के बहुत काफी पहले रुक जाती है। कोशिका भित्ति सेलवाल ये पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ये सेलवाल का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ये निर्जीव होता है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है, जंतुओं में नहीं होता। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि पौधों में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। पर्णहरिम क्लोरोफिल, जो पौधे की पत्तियां, तने हरे होते हैं, वो सिर्फ पौधों में होता है, क्लोरोफिल किसी जंतु में नहीं होता। सिर्फ एक जंतु युगलिना है, जिसे हम पौधों और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। इसमें युगलिना जंतुओं जैसा भी व्यवहार करता है, पौधों जैसा व्यवहार करता है, इसीलिए उसको उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है जंतु और पौधों के बीच की कड़ी। तो जिसमें पर्णहरिम क्लोरोफिल होगा वो पौधे होंगे और वो स्वपोषी होंगे, ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि इसी क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, खनिज लवण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, स्टार्च मंड का निर्माण करते हैं। तो पौधों में पर्णहरिम होता है, जबकि जंतुओं में नहीं होता। ठीक, ये एक प्रमुख अंतर है। पौधों में अगर पर्णहरिम होगा तो वो स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स कहे जाएंगे, जबकि पौधों में नहीं होता, तो इसलिए जंतुओं में ये नहीं होता, इसलिए जंतु परपोषी कहे जाते हैं, हेट्रोट्रोफ्स, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जबकि जंतु पर्णहरिम के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसको स्वपोषी कहा जाता है। कुछ पौधे भी हैं जैसे कवक है, पूर्ण परजीवी आवृतबीजी हैं, जो कि ये फंजाई जिसे कहते हैं, टोटल पैरासाइट एंजियोस्पर्म होते हैं, इनमें भी पर्णहरिम नहीं होता, अतः ये भी परपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण उसी से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं होता। ठीक है, सिर्फ युगलिना को छोड़ करके, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उसी में होगा जिसमें पर्णहरिम होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होता है। इसमें पौधे जानते हैं, हमने बताया ही पहले कि H2O और वायुमंडल से CO2 लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मंड का निर्माण करते हैं, जबकि जंतुओं में ये पदार्थ नहीं होता, इसलिए स्वयं भोजन नहीं बना सकते, इसलिए इनको परपोषी कहा जाता है। ये अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक उपचयी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? एक उपचयी प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी TGT, PGT, नीट एग्जाम, मेडिकल एग्जाम या इंटरमीडिएट एग्जाम पूछा जाता है। तो आपने देखा श्वसन की प्रक्रिया क्या है? अपचयी है, कैटाबॉलिज्म है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उपचयी है, एनाबॉलिक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण रचनात्मक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन विघटनकारी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में पदार्थों का निर्माण होता है, मंड का, स्टार्च का निर्माण होता है, इसलिए रचनात्मक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी सजीवों में
सभी सदियों, सॉरी, गति और गमन, गति और गमन में भी जैसे कि पौधे अपने एक स्थिर रहते हैं अपने एक निश्चित स्थान पर, वहीं से स्थिर रह करके उनके जड़ों की शाखाएं आगे गति करती रहती हैं, उनकी तने की शाखाएं प्रकाश की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो ये गति है। जबकि जंतु क्या करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन आदि जरूरतों के लिए गमन करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो पौधों और जंतुओं में ये प्रमुख अंतर है, पोषण की भिन्नता के कारण होता है। कुछ गति होता है प्रकाश के कारण से। अगर पौधों की शाखाएं देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक पौधा है जिसकी तना प्रकाश की तरफ, ये सूर्य है, प्रकाश की तरफ बढ़ता है, तो लाइट के प्रकाश के कारण अगर बढ़ता है तो ऐसे गति को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है। यदि टच, ये देखो किसी एक आधार है, आधार से ये टच करते हुए लपेटते हुए आगे बढ़ा है, तो टच का जो होता है उसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोट्रॉपिज्म क्या है, प्रकाश के कारण गति करना। टच स्पर्श से थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। पूछा जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म किसके कारण से होता है, तो स्पर्श के कारण से होता है। स्पर्श के कारण होने वाले गति को थिग्मोट्रॉपिज्म, प्रकाश के कारण होने वाले गति को फोटोट्रॉपिज्म। और ग्रेविटी का मतलब देखो, ऊपर, ये तना ऊपर जाता है, ग्रेविटी के अपोजिट, ग्रेविटी क्या होता है, ये जमीन पृथ्वी की तरफ खिंचा होता है जो, वो ग्रेविटी है। तो ऊपर ग्रेविटी के अपोजिट जाता है, तो ये माइनस ग्रेविटी, अपोजिट, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म। और यदि ये इसकी शाखाएं, जड़ों की शाखाएं अंदर जाती है, ग्रेविटी की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म। ठीक है। वाटर की तरफ, पानी की खोज में जड़ें, शाखाएं आगे बढ़ती हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये गतियां हैं पौधों में। खनिजों का अवशोषण, पौधे पृथ्वी से खनिजों का अवशोषण जो करते हैं वो जल में घुले के रूप में करते हैं, अपना उपापचय करते हैं। तो जो पौधे खनिज का अवशोषण करते हैं, पौधों की तरह अवशोषित करते हैं, ऐसे अवशोषण को, ऐसे तरीके को पादप संभोजी या होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जबकि जंतु अपने भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम जंतु संभोजी या होलोजोइक कहते हैं। तो जंतुओं के भोजन करने के तरीके को होलोजोइक न्यूट्रिशन या जंतु संभोजी, और पौधों के भोजन करने के तरीके को पादप संभोजी या होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र, आप जानते हैं कि जंतुओं में उत्सर्जन के लिए प्रमुख तंत्र होते हैं, जैसे हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, उसमें प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं, किडनी वगैरह होते हैं। जबकि पौधों में इस प्रकार के कोई तंत्र नहीं होता। पौधों में जो उत्सर्जन होता है, पौधों के छाल या सीने स्किन जीरा द्वार से जो पत्तियां वगैरह गिरती हैं, वो उसके माध्यम से अपना उत्सर्जन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, तारक का या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक संरचना है, एक कोशिकांग है जो कि केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक के पास में रहता है। और जंतु कोशिकाओं में केंद्रक न्यूक्लियस के पास से तारे के समान रचना होती है। ठीक है। ये कोशिका के विभाजन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका विभाजन के लिए कोशिका को उकसाती है, स्टिमुलेट करती है कि अब कोशिका विभाजित हो जाए, 1 से 2 बने। ठीक है। तो ये तारक का है सेंट्रोसोम। यह सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता। केवल निम्न श्रेणी के पौधे जैसे शैवाल है, कवक है, इनमें सेंट्रोसोम पाया गया है, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में नहीं होता। तो सबसे प्रमुख अंतर यह है कि सेंट्रोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, शैवाल कवक को छोड़ करके। ठीक, इंपॉर्टेंट अंतर है। दूसरा है लयन का या लाइसोसोम, जिसे हम बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स, कोशिका के आत्मदाह की थैली। इसमें 50 से अधिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इस झिल्ली के अंदर 50 से अधिक, यदि ये झिल्ली फट जाए तो पूरी कोशिका को लेके मतलब उसको कोशिका को नष्ट कर देगी, इसीलिए इसको आत्मदाह की थैली बोला जाता है। यह भी जंतु कोशिका में पाया जाता है और पौधों की कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल निम्न श्रेणी के पौधों में ही पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम और लाइसोसोम ये जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये अंतर इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। रसधानी जिसे वैक्यूल रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका एक बड़ी सी रिक्तिका होती है पौधों की कोशिका में। जंतुओं की कोशिका में ये नहीं पाई जाती, सिर्फ पौधों की कोशिका में पाई जाती है। ठीक, ये प्रमुख अंतर है, रिक्तिका याद रहना चाहिए। कोशिका विभाजन, कोशिका का जब विभाजन होता है, सेल डिवीजन, तो जंतु की कोशिका की पूरी कोशिका झिल्ली मुलायम होती है, लचीली होती है, इसलिए उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, बीच में दबता चला जाता है कोशिका, दबते दबते, जैसे एक गुब्बारा ले लीजिए, लंबा सा गुब्बारा हो, बीच में उसको दाबते रहिए, अंगुली से दाब दीजिए, बीच में अपनी अंगुली सटा दीजिए, तो एक डंबल शेप, डमरू के आकार का बन जाएगा।
और इस तरह से कोशिका 1 से 2 में विभाजित हो जाती है। ये जंतुओं में ऐसा होता है, जबकि पौधों की कोशिका विभाजन के समय सेल वाल के कारण उनके जो कोशिका भित्ति होती है कठोर होती है, वो कंस्ट्रिक्शन नहीं होता। जब साइटोकाइनेसिस होता है 1 से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, तो बीच में ही फ्रेगमोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल, बहुत सारे ऐसे गोल्गी का और माइक्रोट्यूब्यूल, बहुत सारे ऐसे कोशिकांग होते हैं जो बीच में इकट्ठा हो जाते हैं और बीच में सेल प्लेट, एक दीवार सेल प्लेट के रूप में निर्माण हो जाता है और इससे फिर कोशिका भित्ति बन जाती है, प्राइमरी वाल का निर्माण होता है और एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाते हैं। जैसे एक कमरा, दीवार, बहुत बड़ा हॉल हो, उसमें बीच में दीवार पैदा कर देना, दीवार बना देना, 2 कमरे हो गए। इसी तरह से वनस्पति कोशिका, पौधों की कोशिका में ऐसा डिवीजन होता है, जबकि जंतु कोशिका में पूरी दीवार इसे दबती, लचीली होती है, दब जाती है, डमरू के आकार का, और 2 से अलग अलग हो जाते हैं। तो कोशिका विभाजन में अंतर यह है। तो ये अंतर है जंतुओं और पौधों में। और ठीक है, जीव द्रव कला में अंतर इन्वेजिनेशन होता है जंतुओं में, उसी को कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये हमने बता दिया आपको। अब आ जाइए आप कुछ उल्लेखनीय जीव वैज्ञानिक, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते जाएंगे। जैसे वैसिलस है, इन्होंने आधुनिक शारीरिकी के जनक इनको कहा जाता है, आधुनिक शारीरिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, ये पूछा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी एंड्रियस वेसेलिस, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये पुस्तक का नाम भी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। विलियम हार्वे देखिए, इन्होंने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी, रक्त परिसंचरण किस तरह से होता है इन्होंने ये बताया, इंपॉर्टेंट है। तो एक एक नंबर पूछा जाता है वैज्ञानिकों का कार्य। विलियम, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? जवाब होगा विलियम हार्वे ने, ठीक है। और जैक्सन ने ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था, बनाया था। रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक देखो, इन्होंने कोशिका की खोज की और 1665 में इन्हें कोशिका की खोज की। मार्सेलो मेल्पिगी, ये जो है कि इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी का पिता, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो इन्होंने कशेरुकियों के वृक्कों, किडनी के मेल्पिगी संपुटों की और त्वचा के उपचर्म की एपिडर्मिस में जननी का स्तर की खोज किया। इन्होंने रेशम कीट तथा मुर्गी में एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणकी का अध्ययन किया। रुधिर और ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया, इसलिए ये इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, इंपॉर्टेंट है। जॉन रे वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने जाति का सिद्धांत दिया, इंपॉर्टेंट है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक शुक्राणुओं, रुधिराणुओं, पेशियों, प्रोटोजोआ, खमीर, छोटे छोटे जीवाणुओं, यीस्ट का अध्ययन किया, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट हो, टीजीटी, पीजीटी, इंटर के एग्जाम में, तो सूक्ष्म जैविकी के पिता, सूक्ष्म जैविकी के जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और जबकि सूक्ष्मदर्शी की, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के, मार्सेलो मेल्पिगी, ठीक है। इसी तरह से कैरोलस लिनियस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा क्या? द्विनाम पद्धति बनाया, जो जैसे द्विनाम पद्धति वो है जिसमें सभी जंतुओं, पौधों का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इन्होंने इसका बहुत बड़ा काम किया, वर्गीकरण किया, जंतुओं और पौधों को वर्गीकरण का सिद्धांत बनाया, जो जातियों के लिए वैज्ञानिक नाम की पद्धति दिया, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इनकी पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, इंपॉर्टेंट, याद है, कभी कभी पुस्तक पूछा जाता है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैरोलस लिनियस, या कैरोलस लिनियस की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। इनको आधुनिक वर्गीकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ये याद रहना चाहिए। द्विनाम पद्धति का मतलब, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, तो होमो एक जीनस होता है, सैपियंस स्पीसीज होता है। इसी तरह से आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगोफेरा इंडिका, तो एक जीनस और एक स्पीसीज, दोनों शब्दों को मिला करके वैज्ञानिक नाम बनता है। तो ये इन्हीं की देन है, लेनियस महोदय की, ठीक है। जॉर्ज क्यूवियर, इन्होंने तुलनात्मक शरीर का अध्ययन किया, जीवाश्मिकी का अध्ययन किया। जीवाश्म उसे कहते हैं जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले चट्टानों में दबे किसी शरीर का, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, दबे रहते हैं, फिर उनका अध्ययन किया जाता है, तो वो जीवाश्म कहलाते हैं, पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत। तो इन्होंने क्यूवियर ने किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। लैमार्क की पुस्तक है फिलॉसफिक जूलॉजी की, ये जीव विकास के बहुत सारे संगत दिए, तर्क संगत अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हैं, एक
ड्यूटोसेट है जंतु और पादप कार्य संबंधी श्वसन प्रकाश संश्लेषण अध्ययन किया। रॉबर्ट ब्राउन इंपॉर्टेंट है, इन्होंने केंद्रक की खोज किया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया। ठीक है। वान बियर आधुनिक भ्रूणकी के जनक हैं। मॉडर्न ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन्होंने तुलनात्मक शारीरिक भ्रूणकी का अध्ययन किया, इसलिए इनको आधुनिक भ्रूणकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो एक और है स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका मत का दिया, इंपॉर्टेंट है। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका थ्योरी, सेल थ्योरी दिया। इन्होंने बताया कि सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं और अपने पूर्ववर्ती कोशिका से कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, एक कोशिका या बहु कोशिका के बने होते हैं। तो ये स्लाइडेन एंड स्वान का दिया हुआ है। डार्विन एक जैव विकास मत को देने वाले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी उन्होंने दिया। मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी पर अध्ययन किया, नियम बनाए। ठीक है। अब आ जाइए जीव विज्ञान के क्षेत्र और शाखाएं, कौन कौन से स्कोप हैं, ब्रांचेज हैं बायोलॉजी के, इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्कोप है उतने ज़्यादा आपके कैरियर फ्यूचर के ज़्यादा चांसेस हैं, मौके हैं, अवसर हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसके अंतर्गत जीवों से संबंधित सभी प्रकार का अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। प्रमुख अध्ययन क्या है? जीवों के बाह्याकार के अंतरिकी का अध्ययन होता है जीव विज्ञान में। जीव जंतुओं द्वारा श्वसन की प्रक्रिया, पौधों में जल अवशोषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण इसी के द्वारा होता है। वृद्धि आवश्यक तत्व है, बायोलॉजी में ही करते हैं अध्ययन। प्रजनन, विकास, अनुकूलन सब बायोलॉजी में किया जाता है। जीवन चक्र संबंधी सब बायोलॉजी के अंतर्गत ही अध्ययन होता है। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, प्रजनन, रोगों का कारण, लक्षण, उपचार सब बायोलॉजी के अंतर्गत होता है। विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास, कारण, परिस्थितियां सब बायोलॉजी के अंतर्गत। भौगोलिक वितरण क्या है, ये बायोलॉजी। मानव के लिए जीवों के लाभ, सब सूक्ष्म जड़ की बैक्टीरिया, वायरस, बीमारियां सब जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसपास अपने बॉडी से संबंधित नॉलेज सब जीव विज्ञान के द्वारा मिलती है। अब देखिए बाह्याकार की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, जो इंपॉर्टेंट हम बताते जा रहे हैं। प्रमुख शाखाएं जीव विज्ञान की क्या है? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी या प्रमुख शाखाएं, मुख्य शाखाएं जो बाह्याकार की, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, इसमें हम इस विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं के बाह्य आकार आकृति का अध्ययन करते हैं। शरीर की एनाटॉमी, इसके अंतर्गत सभी जंतुओं के या पौधों के आंतरिक शारीरिक रचना का अध्ययन करते हैं, जिसे चीर फाड़ करके शरीर का अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है, उसका अध्ययन करते हैं। ऊतकी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत शरीर के ऊतकों का, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊतक विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, अब इसको सेल बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन सी कोशिका अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब का अध्ययन किया जाता है। उनका फंक्शन क्या है, उनका गुण क्या है, वो सब अध्ययन किया जाता है। केंद्रक विज्ञान या कैरियोलॉजी, इसके अंतर्गत कैरियोलॉजी के अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। पूछा जाता है कैरियोलॉजी क्या है, तो कैरियोलॉजी केंद्रक से संबंधित विज्ञान है। शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी में शरीर से संबंधित सभी फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, रक्त परिसंचरण है, ये सब जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं शरीर के अंतर्गत, वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी का विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी, टैक्सोनॉमी क्या है? जीव जंतुओं के वर्गीकरण का विज्ञान है। अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण किया गया है और उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। उनके लक्षणों के आधार पर, आंतरिक बाह्य लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। परिस्थिति विज्ञान या पारिस्थितिकी, इकोलॉजी क्या है? बाहरी वातावरण, भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, वातावरण का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव, ये सब, प्रदूषण, ये सब इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी के अंतर्गत भूमंडल के अंतर्गत भागो जंतुओं, वनस्पतियों का वितरण अध्ययन किया जाता है। किस वातावरण में कहाँ कहाँ कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, इसका अध्ययन होता है। अनुवंशिकी विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स, इसके अंतर्गत गुणसूत्रों पर आधारित माता पिता में जाने वाले, माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, अनुवंशिकी का अध्ययन होता है। भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत गर्भ में पल रहे भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। भ्रूण विज्ञान, उसके विकास, उसका परिवर्धन, डेवलपमेंट, ठीक है, भ्रूण निषेचन से लेकर भ्रूण तक परिवर्धन, डेवलपमेंट तक की क्रमबद्ध अवस्थाओं का अध्ययन होता है, जिसे भ्रूण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवाश्म विज्ञान या फॉसिल विज्ञान, जिसे पैलेंटोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन जीवन का अध्ययन होता है कि पहले के जीवन कैसे, जैसे डायनासोर किसी
डायनासोर है, आर्कियोप्टेरिक्स है, ये सब जो अब इस धरती पर नहीं है, तो उनके अंश, शरीरों के अंश जीवाश्म के रूप में, फासिल के रूप में कहीं कहीं चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। तो उसका अध्ययन किया जाता है कि पहले के जीव कैसे रहे होंगे। ठीक है, तो जंतु जीवाश्म के अध्ययन को जंतु जीवाश्म पैलियोजियोलॉजी और वनस्पति के जीवों के अध्ययन को पादप जीवाश्म विज्ञान पैलियोबॉटनी कहते हैं। तो ये सब पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, जैसे कि इसका सब वर्णन होता है। जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इस धरती के निर्माण, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की जब उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे क्रमशः सरल जीवों से जटिल जीवों की रचना हुई, उत्पत्ति हुई, उसमें उसका अध्ययन किया जाता है जैव विकास के अंतर्गत। सूक्ष्म जैव की सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का अध्ययन होता है। बायोकेमिस्ट्री में उसके अंतर्गत जीवधारियों पाए जाने वाली जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं उसका अध्ययन होता है। जैव भौतिकी है, इसके अंतर्गत भौतिक सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पूरे डीएनए, आरएनए, ये सब जैव रसायन पर आणविक आधार पर अध्ययन किया जाता है। ब्रीडिंग बायोलॉजी, जैव प्रजनकी, इसके अंतर्गत सेलेक्टिव मैटिंग द्वारा नई जातियां, किस्में तैयार की जाती हैं। बायोस्टैटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जैविक क्रियाओं के परिणामों का सांख्यिकी व गणित के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत पदार्थों को तोड़ना, अलग करना, ये सब अध्ययन किया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी में कोशिका के अंतर्गत कोशिका संरचना, गुणसूत्र की संरचना, इसका सब अध्ययन होता है। ये सब इतनी शाखाएं हैं, जितनी शाखाएं स्कोप हैं उसमें आपका सबका कैरियर है। जो रासायनिक वर्ग की कीमोटैक्सोनॉमी, विशेष रसायनों का अध्ययन होता है, जीवों पर किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ये पॉपुलर ब्रांच है। इसके अंतर्गत जीवों और उनके उत्पादों का औद्योगिक प्रक्रिया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से संबंधित किया जाता है। बायो एनर्जेटिक्स, जैव ऊर्जा विज्ञान, जीवों में ऊर्जा प्रवाह और ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थ का वैज्ञानिक विधि से संरक्षण, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन अध्ययन किया जाता है। ये सब ऐसी स्कोप है, ब्रांचेस, शाखाएं, जिसमें छात्रों का अगर ये स्कोप चुनते हैं तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आजकल टेक्नोलॉजी के आधार पर ये फूड टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन होता है, कैसे भंडारण होता है, ये आज इन्हीं की आवश्यकता है। तो इस क्षेत्र में भी अच्छा फ्यूचर है। जीन पारिस्थितिकी, जीनेकोलॉजी, इसके अंतर्गत किसी पूर्ण आबादी या समष्टि पॉपुलेशन के जीनो जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, उनका वासस्थान, वातावरण से संबंध अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतने सब ये सब महत्वपूर्ण है। अब जीव विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं, कुछ स्पेसिफिक शाखाएं, स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी विच आर रिलेटेड टू प्लांट्स ओनली, जो केवल पादपों से संबंधित हैं, विशिष्ट शाखाएं। जैसे सब्जियों की कृषि या ओलोरीकल्चर पूछा जाता है। ओलोरीकल्चर क्या है? ओलोरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? टीजीटी, पीजीटी, नीट, इंटरमीडिएट के एग्जाम, सामान्य विज्ञान, सामान्य जीव विज्ञान में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओलोरीकल्चर में हम केवल क्या करते हैं, इस शाखा के अंतर्गत सब्जियां, तरकारियां, सब्जियां जो हैं प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो ओलोरीकल्चर में सब्जियों, जितनी सब्जियां हैं उनका अध्ययन होता है। वन वर्धन या वन विद्या, सिल्वी कल्चर या फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वनों के विकास और देखरेख, जंगलों के विकास देखरेख का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत पुष्प देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लावर वाले कौन कौन से पौधे हैं, सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, ऐसे पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हिंदी में है द्रुम कालानुम कुमर या डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इंग्लिश में डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु के जानने का अध्ययन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, तो इससे क्या होता है, वृक्षों की आयु जाना जाता है इस विज्ञान में। ठीक, वृक्ष संवर्धन, आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर में क्या होता है, सजावटी वृक्षों और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित ये शाखा है, इसका अध्ययन होता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों के संवर्धन का अध्ययन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सीधे सीधे ब्रांच का नाम देकर पूछा जाता है कि पोमोलॉजी क्या है, तो फलों के संवर्धन का अध्ययन विज्ञान है। घास विज्ञान है, एग्रोस्टोलॉजी, देखो घासों के लिए भी विज्ञान है, एग्रोस्टोलॉजी है, इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, इसमें वनस्पतियों, फसलों का अध्ययन किया जाता है। उद्यान, हार्टिकल्चर, अक्सर पूछा जाता है हार्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, आर्बोरिकल्चर, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसी एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्टिकल्चर में पुष्प और फल देने वाले वृक्षों और बागों का अध्ययन किया जाता है। बाग बगीचे जो फूल देते हैं, फल देते हैं, उनका अध्ययन होता है किस विज्ञान में, हार्टिकल्चर में। भेषज विज्ञान, फार्मेकोग्नोसी, इसमें ऐसे पौधों का अध्ययन किया जाता है जो मेडिसिनल प्लांट है, जिनमें दवाइयाँ बनती हैं, तो मेडिसिनल प्लांट या इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट है।
मृदा विज्ञान एडैफोलॉजी या पेडोलॉजी, इसमें इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण, मिट्टी के प्रकार का अध्ययन होता है जिसे मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु के लिए अध्ययन विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक। लाइकेन विज्ञान या सैक विज्ञान या लाइकेनोलॉजी, हिंदी में सैक विज्ञान, लाइकेनोलॉजी या लाइकेन विज्ञान में लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान या माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सवाल विज्ञान को फाइकोलॉजी कहते हैं या एल्गोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी या ब्रायोफाइट्स कहलाता है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान, ठीक है, एथनोबॉटनी, इसके अंतर्गत आदि मानव, प्रिमिटिव जो मैन थे, आदि मानव तथा पौधों के बीच में उनका क्या अध्ययन था, संबंधों का, वो किया जाता है। टेरोलॉजी के अंतर्गत टेरोफाइट्स प्लांट का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, पौधों द्वारा जो बीज उत्पन्न होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उस विज्ञान का नाम है स्पर्मोलॉजी। वायरस विज्ञान, विषाणु विज्ञान में वायरोलॉजी का अध्ययन होता है। एग्रोफॉरेस्ट्री में उस भूमि, लैंड का अध्ययन किया जाता है जिसमें सभी फसलें, शाकी फसलें, वृक्ष को उगाया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्प, फ्लावर का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, ये याद रहे, एंथोलॉजी फ्लावर का अध्ययन होता है। ठीक है। सरोवर विज्ञान या लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों, फ्रेश वाटर प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। अविषालुता विज्ञान या अविष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी, इसमें विष विज्ञान, विषैले पदार्थों का सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक्शन ऑफ पॉइजन ऑन लिविंग बीइंग, विष पॉइजन का सजीवों पर क्या असर पड़ता है, उसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? टॉक्सिकोलॉजी, इंपॉर्टेंट है ये। हिम विज्ञान या क्रायोलॉजी, क्रायोलॉजी देखो इंपॉर्टेंट है। क्रायोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, सजीवों पर ठंडक का प्रभाव अध्ययन किया जाता है। जाइलोटोमी, इसके अंतर्गत जो परमानेंट टिश्यू है, फाइलम और जाइलम और फ्लोएम का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत हम मानव उपयोगी जो पौधे हैं जिनके अंतर्गत बहुत सारे उपयोगी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे गोंद हो, कपड़ा हो, ईंधन हो, खाद्य पदार्थ हो, रेशे, लकड़ी, ये सब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पौधे का अध्ययन किया जाता है। अब जीव विज्ञान की वो विशिष्ट शाखा है जो केवल जंतुओं से संबंधित है। स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी विच आर रिलेटेड टू एनिमल्स, कपाल विज्ञान या क्रेनियोलॉजी, करोटी का अध्ययन इसमें होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। पेशी विज्ञान या सार्कोलॉजी, जिसे हम मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं, इसे मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रुधिर वर्गों का, रुधिर के रोगों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में कंकाल का, हड्डियों का अध्ययन होता है। एंजियोलॉजी में, ठीक है, परिसंचरण का अध्ययन होता है। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनोलॉजी में अंगों का अध्ययन किया जाता है। तंतु संधि, स्नायु संधि विज्ञान या सिंडिस्मोलॉजी के अंतर्गत कंकाल संधियों और स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। टेक्टोलॉजी में शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। कोंड्रोलॉजी, उपास्थि विज्ञान में उपास्थि का अध्ययन किया जाता है। और डर्मेटोलॉजी में त्वचा एवं इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नासा विज्ञान, राइनोलॉजी में नासिका और इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। जिससे कंफ्यूज हो, नासा विज्ञान में वो नासा नक्षत्र वाला नहीं है, नासा विज्ञान राइनोलॉजी में नाक और उसके संबंधित रोग का अध्ययन किया जाता है। टेराटोलॉजी में अंगों की जन्मजात जो विकृति होती है, असमान वृद्धि होती है, उसका अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी, निद्रा विज्ञान, निद्रा से संबंधित विज्ञान क्या है, निद्रा विज्ञान या हिप्नोलॉजी। तो याद रहे, हिप्नोलॉजी में निद्रा का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क विज्ञान, फ्रेनोलॉजी, ठीक है, फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी क्या पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया कि फ्रेनोलॉजी है क्या, इसमें मस्तिष्क के भागों की क्रियाशीलता और उसकी विचित्रता का अध्ययन किया जाता है। स्वप्न विज्ञान, अभी आपने देखा हिप्नोलॉजी निद्रा का विज्ञान है और स्वप्न विज्ञान ओनेरोलॉजी, ठीक है, ओनेरोलॉजी स्वप्न संबंधी अध्ययन होता है। इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। ओंटोलॉजी लाइफ साइकिल, जीवन चक्र का अध्ययन होता है। इवोल्यूशन में जीव जातियों के उद्भव और विविधीकरण, उनके विकास का अध्ययन होता है। टेटोलॉजी, सिटेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स में सुजनन विज्ञान, यूजेनिक्स ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में या इस तरह से, सुजन की या किसी भी मेडिकल में एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी, सुजन की अनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जात की उन्नति का अध्ययन, यानी कि अनुवंशिक के सिद्धांतों का उपयोग करके मानव जात की एक उन्नत किस्म का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स के अंतर्गत एक है सुजीवन विज्ञान या यूथेनिक्स। तो यूजेनिक्स और यूथेनिक्स दोनों अलग अलग है। ये है यूजेनिक्स और ये यूथेनिक्स। यूजेनिक्स में अनुवंशिकी जेनेटिक्स
के सिद्धांतों का मानव जाति के उन्नत करने के लिए अध्ययन किया जाता है, प्रयास होता है। और जबकि यूथेनिक्स में विशिष्ट पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति कैसे हो उसका अध्ययन किया जाता है। यूथेनिक्स में पालन पोषण विधि द्वारा मानव जाति की उन्नति की जाती है, जबकि यूजेनिक्स में आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का प्रयास होता है। एक तीसरा है यूफेनिक्स। ठीक है, यूफेनिक्स, इसमें क्या होता है, कोशिकाओं में जीन, आरएनए, फिर प्रोटीन संश्लेषण श्रृंखला के में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति करने का अध्ययन किया जाता है। जीन, वन एंजाइम, वन प्रोटीन, ये गूगल एंड पैटर्न द्वारा एक सिद्धांत मत दिया गया था। यूफेनिक्स में इसका उपयोग होता है। प्रोटीन्स यानी एक जीन के द्वारा आरएनए को निर्माण किया जाता है, फिर उस आरएनए से पर्टिकुलर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, उससे मानव जाति की उन्नति की जाती है। विकिरण जैविकी, रेडियो बायोलॉजी, एक्टिनोबायोलॉजी के इसके अंतर्गत जीवों पर विकिरण रेडिएशन, हानिकारक रेडिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। परजीवी, पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया, चाहे फंगस हो, उसका अध्ययन होता है। विकृति विज्ञान, रोग विज्ञान, पैथोलॉजी में सभी रोगों का लक्षण, कारण अध्ययन होता है। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के पोषण एवं उनकी विधियों का अध्ययन होता है। टॉक्सिकोलॉजी में बता दिया कि विषैले पदार्थों का जंतु शरीर पर क्या अध्ययन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन होता है। जीव विज्ञान, वायु जीव विज्ञान, एरियोबायोलॉजी, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, सरोवर विज्ञान, लिम्नोलॉजी, ठीक है, ये सब बता दिए। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन यानी कि कैटालिस्ट, एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजोलॉजी में प्रोटोजोआ का अध्ययन होता है। स्पॉन्जोलॉजी में स्पॉन्जों का अध्ययन, हेलिमिन्थोलॉजी में चपटे कृमियों का अध्ययन, एंटीमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एंटीमोलॉजी पूछा जाता है अक्सर। और मेर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। चींटी या पिपीलिका विज्ञान, अगर किसी ने पूछ लिया पिपीलिका विज्ञान क्या है तो आप शायद न बता पाए, तो पिपीलिका विज्ञान जिसे मेर्मिकोलॉजी कहते हैं उसमें चींटियों का अध्ययन होता है। ठीक है, मकड़ी विज्ञान जिसे हम अरेक्नोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन अरेक्नोलॉजी में किया जाता है। किलनी विज्ञान, एक्रोलॉजी, चिचिड़ियों, माइट्स, किलेनियोटिक्स का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य विज्ञान, इक्थियोलॉजी में मछलियों की संरचना, कार्यकी, लाइफ साइकिल का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचर, एम्फीबियन एवं सरीसृप रेप्टाइल का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथोलॉजी पूछा जाता है। मैमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन होता है। और एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान का 99वां स्कोप ब्रांच मोलस्क विज्ञान। मोलस्क विज्ञान में घोंघों, उनके सीपों, खोलों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी, सर्प विज्ञान, ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट, ये अभी तक 100 ब्रांच जो आपने देखा ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ नए ब्रांच उपखंडों की स्थापना हुई है अभी कुछ समय, कुछ सदियों में, जिसे हम सीरम विज्ञान, सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन होता है। इम्यूनोलॉजी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनके संक्रमण विरुद्ध रोग प्रतिरोधक कैसे डेवलप होती है, कैसे और डेवलप किया जाए, इसका अध्ययन होता है। मनोजीव, ठीक है, साइकोबायोलॉजी, जंतु की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मत्स्यकी, फिशरी, मत्स्य उद्योग के लिए मछली पालन एवं विक्रय का अध्ययन होता है। तो ये 104 कितनी 104 ब्रांचेज, जीव विज्ञान की 104 शाखाएं। अभी तक आपने केवल जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को जाना था, अब ये 104 शाखाएं हैं। जितनी ज़्यादा शाखाएं उतने ज़्यादा कैरियर, उतने ज़्यादा स्कोप। कोई अपना कैरियर भविष्य मत्स्यकी में कर सकता है, कोई साइकोबायोलॉजी में कर सकता है, कोई सीरम विज्ञान में, अलग अलग डिफरेंट में कोर्सेज करके कर सकते हैं। अब कुछ भारतीय वनस्पति विज्ञानी, उनका महत्वपूर्ण संक्षेप में परिचय। प्रोफेसर आर कश्यप एक भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सिर्फ वही बताएंगे हम। प्रोफेसर एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने प्रोफेसर कश्यप भारतीय वनस्पति संस्था के प्रथम सचिव रहे। ठीक है, भारतीय विज्ञान के एक सभापति भी रहे। और इन्होंने ब्रायोफाइट्स के कुछ नए वंश जनरा और जातियों की खोज की थी। और संसार के ब्रायोलॉजिस्ट में इनकी जो थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन लीवर वर्ड्स की मान्यता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनको भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कहा जाता है। किसको? प्रोफेसर एस आर कश्यप को। दूसरे वैज्ञानिक है प्रोफेसर बीरबल साहनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर बीरबल साहनी ये जीवाश्म विज्ञान के विशेषज्ञ थे।
जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ थे, इसीलिए इनको भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, ये याद रहना चाहिए। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पितक, फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और जुरेसिक युग में अनावृत बीजी की एक क्लास पैलेंटोलॉजी पेंटोजाइली से इनका एक खोज है, इस पर बहुत इन्होंने योगदान दिया था। इन्हीं के नाम पर लखनऊ में एक संस्था का निर्माण हुआ है, संस्था बनी है, 1946 में स्थापित हुई थी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी 1946 में लखनऊ में स्थापित हुई थी। पूछा जाता है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी कहाँ है, तो जवाब होगा लखनऊ में है। ठीक। और डॉक्टर केसी मेहता पादप रोग विज्ञान के विशेषज्ञ थे। ठीक है। और ये पादप से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, इन पर इनका अध्ययन था। और प्रोफेसर पी माहेश्वरी, ये प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी भूण विज्ञान के विश्वविख्यात विद्वान थे, एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित। ठीक है। भारतीय वनस्पति संस्था के अध्यक्ष रहे और फाइटोमॉर्फोलॉजी नामक पत्रिका के संपादक भी रहे। ठीक है। तो ये इनका योगदान है भ्रूण विज्ञान में। प्रोफेसर पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक है। पूछा जाता है इनका योगदान किस विज्ञान में है, तो भ्रूण विज्ञान में। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, ये कोशिका विज्ञान इनका कार्य क्षेत्र रहा है। कोशिका अनुवंशिकी एवं कोशिका रसायन से संबंधित थे इनके कार्य। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक भी रहे हैं। ठीक है। और एक और संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कहाँ है? ICAR, ऐसे पूछा था। ICAR क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ये, और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में। कहाँ पे है ये? ये दिल्ली में है। तो एक और संस्था है फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान धान संस्थान, ये फिलीपींस में है। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान निदेशक बनाया गया था इनको। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जवाब होगा फिलीपींस में। ठीक है। इसके अलावा ये डॉक्टर बोरलाग के साथ इन्होंने गेहूं की बहु जातियों का विकास किया था और उसी विकास से सोनारा 65, लरमारोज, बहुत सारे ऐसे मालविका, सोनालिका गेहूं की उन्नत किस्मों का उन्होंने प्रोडक्शन किया और भारत में फिर गेहूं अनाजों की बाढ़ सी आ गई, हरित क्रांति के जनक कहे जाने लगे। डॉक्टर RP राय, ये इनका योगदान जो है कोशिका अनुवंशिकी पादप से संबंधित है। ठीक है। और इसके अलावा जगदीश चंद्र बोस इंपॉर्टेंट हैं। जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे। इस सर जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि पेड़ पौधे भी दूसरे जीवधारियों की भांति संवेदनशील होते हैं। ठीक है। इनका जन्म 13 नवंबर 1858 को बांग्लादेश में हुआ था और इनका कार्य जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवीकरण पर शोध करने में इनको लंदन विश्वविद्यालय से डिग्री मिली थी। इन्होंने प्रमुख यंत्रों के नाम जो खोज किए थे, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान से संबंधित सहायता मिली थी, वो रिजोनेंट रिकॉर्डर, ये सब कुछ यंत्र हैं। और जगदीश चंद्र बोस ने 1 मिनट इन सहायता मिली थी। ठीक है। ये ऑसिलेटिंग रिकॉर्डर, मैग्नेटिक क्रिस्टोग्राफ, फोटोसिंथेटिक रिकॉर्डर, डायमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑपरेटर्स। जगदीश चंद्र बोस ने डेस्मोडियम नामक पौधे पर कार्य किया था और रसारोहण पर इन्होंने किया था। इनके इस जगदीश चंद्र बोस की स्मृति में एक बोस इंस्टीट्यूट रखा गया है, स्थापित किया गया है कलकत्ता में, शोध केंद्र है वो। और इस तरह से भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता भी उन्होंने किया था। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। दूसरे और है OP अयंगर, प्रोफेसर OP अयंगर का जन्म 15 दिसंबर 1906 चेन्नई में हुआ था। ठीक है। और इनको कहा जाता है आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता। प्रोफेसर अयंगर को, OP अयंगर को आधुनिक भारतीय विज्ञान
आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियो एल्गोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शैवालों पर विशेष अध्ययन किया था। ठीक है, तो इस तरह से प्रमुख वैज्ञानिकों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको आपने देख लिया। अब स्कोप भी आपने पढ़ लिया है, जितनी ब्रांचेज उतनी स्कोप है। स्कोप ऑफ बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है जो लॉट ऑफ स्कोप इन द नियर फ्यूचर, और जो हमारा भविष्य है नियर फ्यूचर में, भविष्य में इसके बहुत सारे स्कोप हैं। पीपल डूइंग बायोलॉजी, जो छात्र छात्रा बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में अपना काम कर रहे हैं, लॉट ऑफ अवेयरनेस ओपन अप, बहुत सारे इसके अवसर उनके सामने खुले होंगे। लैक्रेटिव ऑप्शन सच एज MBBS एंड बायोटेक्नोलॉजी आर ओपन टू देम। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, MBBS मेडिकल के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, फूड टेक्नोलॉजी, teaching researches are also some of the option open for pursuing biology. Apart from these, people pursuing biology can also various laboratory jobs, lab technician, X-ray technician, बहुत सारे ऐसे विकल्प में देख रहे हैं। फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी स्टडी, इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी में के स्कोप हैं, फील्ड्स हैं। मेन ग्रुप ऑफ लिविंग में बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी है। लिविंग थिंग्स में इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट संबंधित साइंस है। अप्लाइड बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड्स हैं, जिसमें अपना स्कोप बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक इवोल्यूशन भी इसका फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, व्हाट आफ्टर नेक्स्ट, ठीक, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th, कक्षा 12वीं के बाद क्या करें। तो यहाँ पर देखिए मेडिकल कोर्सेज के लिए MBBS, BAMS, BHMS, BAMS, BSMS, BDS, BSc वेटरनरी साइंस पशुओं के लिए। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स के लिए नर्सिंग, फार्मेसी, ठीक है, ये सब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। इंजीनियरिंग मैथ वाले के लिए है, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के लिए है, मैनेजमेंट कोर्सेज 3 ईयर, कॉमर्स वालों के लिए BSc 3 है, कोर्सेज अलग। ठीक है, तो ये सब इतनी शाखाएं कोर्सेज दिए हुए हैं। आप इंजीनियरिंग वाले एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर स्पेस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बहुत सारे क्षेत्र में कर सकते हैं। और पैरामेडिकल वाले नर्सिंग, फार्मेसी, ठीक है, कार्डियक केयर टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए ठीक उसी तरह से, थोड़ा इसमें क्लियर नहीं था, इसमें क्लियर है। इंजीनियरिंग के लिए देख लीजिए 4 ईयर्स का कोर्स BE BTech है, मैथ पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इंट्रेंस टेस्ट होता है BA MCET IIT, और ये सब इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे देख रहे हैं। पूरा इंजीनियरिंग से संबंधित है मैथ वालों के लिए। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिरेमिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिल्क, टेक्सटाइल, बहुत सारे हैं। तो इंजीनियरिंग मैथ पढ़ने वालों के लिए, मेडिकल के लिए देख रहे हैं, ये मेडिकल 5 ईयर्स एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। इंट्रेंस टेस्ट होता है MBBS एलोपैथी, BAMS यूनानी, BHMS होम्योपैथी, BAMS आयुर्वेदा, BNYS नेचुरोपैथी, एग्रीकल्चर, BDS डेंटल, BBSc वेटरनरी जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, BPT फिजियोथेरेपी। उसके अलावा एलाइड हेल्थ साइंस में 2-3 साल का, B फार्मा, BSc नर्सिंग बेस्ट कोर्सेज है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT, BSc एनेस्थेसिया, BSc कार्डियक टेस्ट, BSc मेडिकल लैब, BSc रेडियोथेरेपी, BSc क्लिनिकल, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc फिजिशियन, BSc रेस्पिरेटरी केयर, DMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बहुत सारे। NDA में आर्मी वाले मैथ से करने वाले जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टीचिंग के क्षेत्र में DED है, BEd है, BTC है, अदर्स हैं कुछ, होम साइंस, फायर सेफ्टी, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, फैशन, इंटीरियर, ज्वेलरी, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, ठीक है, स्क्रीन राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, एक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, इवेंट होटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्सेज हैं, डिग्रियां हैं, जिसको आप अपने हिसाब से पढ़िए, चूज करिए, और किस में आपकी रुचि किस में है उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। डिग्री के कोर्सेज BA के बहुत सारे हैं, BSc के हैं कोर्सेज, BA के कोर्सेज, BSc कोर्सेज, BCom कॉमर्स वाले, अदर डिग्री LLB वगैरह। डुअल डिग्री जो होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, BA और B.Ed, BSc B.Ed, BA LLB, BCom LLB, ये 2 डिग्रियाँ एक साथ मिलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स में ये सब सारे कोर्सेज हैं। तो ये सब सारे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेडिकल में देख लीजिए, मेडिकल के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट जिसे कहते हैं, पर्पज़ होता है एडमिशन टू MBBS और BDS।
12 पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। इसमें एग्ज़ाम का नाम है AIMS CMC वेल्लोर CMC लुधियाना, ठीक है, जीप मेयर मणिपाल MBBS, इसका URL है। मैरिड नेवी डिफेंस, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले इसको कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन नेवी बीटेक, इसको क्लास पास जो भी हैं वो कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी सेलर रिक्रूटमेंट का निकलता है। डिफेंस इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी एंट्रेंस स्कीम, ये भी मैथ वाले ग्रुप कर सकते हैं इस कोर्स को, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं, 4 ईयर्स का होता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये सब जितने डिग्री कोर्सेज हैं इसको आप बारी बारी से इसको पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले करके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देख रहे हैं इतने सारे, बैचलर ऑफ LLB, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd जिसे बोलते हैं, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिकल BSMS, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेटिव, यूनानी मेडिसिन, वेटरनरी, बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज BA B.Ed ये सब ने बताया ही। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी है जिसको आप पहले तो आप ग्रेजुएशन करिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम आफ्टर इंटरमीडिएट कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर देख लीजिए। ये एग्ज़ाम का नाम है, ठीक है, कंडक्टेड कौन सा प्रदेश करता है, एप्लीकेशन इनवाइटेड बाई, और नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर देखिए ये मार्च के महीने में होता है, ठीक है। सब मार्च के महीने में इनका वेबसाइट, या इस वेबसाइट को आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। AIMS देखो फरवरी मार्च में होता है। नीट का एग्ज़ाम फरवरी मार्च में, इस साल कोरोना इफेक्ट के कारण से बहुत सारे चेंजेस प्रभावित हुए हैं। तो जितने एग्ज़ाम हैं आप देख सकते हैं, इधर एग्ज़ाम और इधर किस किस महीने में कब कब नोटिफिकेशन होता है, इसको आप देख सकते हैं। अपने इंटरेस्ट, अपने रुचि के अनुसार इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये URL दिया हुआ है, ठीक है। बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस इन मेडिकल फील्ड, इसको हमने एक बार बताया था। देखिए मेडिकल कोर्सेज, ये MBBS BDS फार्मेसी, दवा के निर्माण में, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, दवा प्रोडक्शन में लगता है बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है। एलाइड हेल्थ साइंस नर्सिंग के कोर्स में, आयुष हेल्थ साइंस आयुर्वेदिक में। लिस्ट ऑफ मेडिकल जैसे BDS है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी 5 ईयर्स का कोर्स है। BIMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी 5 साल का है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के अंतर्गत होता है। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी, ये कोर्सेज हैं। लिस्ट ऑफ मेडिकल कोर्सेज, BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन 3 ईयर्स, DMLT है डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन 1 ईयर। ये सब ऐसे कोर्सेज है जिसके करने के बाद आपका फ्यूचर ब्राइट है, कैरियर कहीं सरकारी जॉब मिलना तय है, पक्का है। तो इसको आप करके अपना कैरियर बना सकते हैं। BVSC ये पशुओं के डॉक्टर जो होते हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, गोल्डन फ्यूचर। अदर कोर्सेज इंटीग्रेटेड कोर्सेज है MSc BSc डेयरी टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। BSc होम साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में करने के बाद ये तो UPTET के अंतर्गत होता है, पॉलिटेक्निक के अंतर्गत भी किया जा सकता है आफ्टर 12th। पैरामेडिकल कोर्सेज BSc डिग्री। अदर कोर्सेज इन मेडिकल लाइन, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्सेज है, फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है, और रिसेप्शनिस्ट है, एंड ऑप्टिशियंस है, वैक्सीनेटर है, डार्क रूम असिस्टेंट है, रेडियोग्राफर है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स है। कोर्सेज इन मेडिसिन MBBS BMS BHMS डेंटल, ये हमने सब बता दिया आपको। पैरामेडिकल साइंसेज नर्सिंग, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन ऑप्टिक, प्रोस्थेटिक, स्पीच, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, डार्क रूम, वेटरनरी साइंस, ये बता दिया। और भी अदर कोर्सेज हैं होम साइंसेज में, न्यूट्रिशनिस्ट में, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस में, हॉर्टिकल्चर, एनवायरनमेंट साइंस, डेयरी पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री में। ये सब ऐसे स्कोप है जिसमें आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इसको आफ्टर 12th आप लोग कर सकते हैं। प्रोफेशनल BSc कोर्सेज में BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सब इससे BSc नर्सिंग, एक्वाकल्चर, एनिमेशन, ऑपरेशन, रेडियोग्राफी, मेडिकल लैब, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, फूड, नॉटिकल, मल्टीमीडिया, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एविएशन, ये सब BSc के ब्रांचेज हैं। न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आप कर सकते हैं। और पैरामेडिकल कोर्सेज कक्षा 12 के बाद भी होते हैं, जिसमें ये मेडिकल एंड पैरामेडिकल MBBS ये बताया ही है। वेटरनरी साइंस ये सब आपको बता दिया है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी थेरेपी, प्रोस्थेसिस, ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑप्टोमेट्री, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये देख लीजिए, आफ्टर 12th जो बीएससी इंटर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल उनका क्षेत्र है, बीएससी करें या तो फिर अदर करें। मेडिकल में जाते हैं तो एमबीबीएस और वेटरनरी, बीडीएस ये सब क्षेत्र हैं। बीएससी करते हैं तो जूलॉजी या मेडिकल में, अदर में जाते हैं तो बीपीटी, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज अदर वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से ये भी हैं पीसीबी बायोलॉजी वाले, बीएमएस एमडी मेडिकल क्षेत्र है, बीएचएमएस, बीएमएस, बीबीएससी वेटरनरी वाला, एमबीबीएस में एमडी, एमएस स्पेशल, एमडी मतलब मास्टर ऑफ मेडिसिन, एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जन, तीरफल करने वाले डॉक्टर, बीडीएस पैरामेडिकल कोर्सेज में जो टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन वगैरह हैं, एएनएम वगैरह, बीएससी नर्सिंग सबसे बेस्ट कोर्स, डिप्लोमा नर्सिंग, बीएमएलटी, बीएससी होम साइंस, बीएससी बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कर सकते हैं, जिसमें फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, 10th करने वाले आफ्टर 10th क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा सैनिटरी इंस्पेक्टर कर सकते हैं। सीधे सैनिटरी इंस्पेक्टर की विज्ञापन निकलता है। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, डिप्लोमा मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट, डायलिसिस, रूरल हेल्थ केयर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ठीक है, ईईजी और ईएमजी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, ये सब 10th के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं। बेस्ट कैरियर इन बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग करके आप शानदार करियर अपना बना सकते हैं। बीएससी नर्सिंग बहुत ही बढ़िया है, खास करके लड़कियों के लिए। इसमें लड़के भी एडमिशन करके अपना बना सकते हैं। आर्मी में भी निकलती है नर्सिंग के लिए कोर्स करने के लिए, और उनका सीधे भर्ती भी होता है। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम। जीएनएम ऐसी खबर आ रही है जीएनएम कोर्स अब बंद होने वाले हैं, तो एएनएम 2 साल का है, सबसे बढ़िया है। ओटी टेक्नीशियन, सिटी टेक्नीशियन, डीपीटी, बीपीटी कर सकते हैं। नर्सिंग के लिए ड्यूरेशन 4 साल का ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। इंडियन होना चाहिए, ठीक है, फॉरेन भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है कि मिनिमम जो होता है, मिनिमम एज ऑफ एडमिशन के समय 17 ईयर 17 साल होनी चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एग्रीगेट इनका 50% मार्क्स होना चाहिए, वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे डीएमएलटी, डिप्लोमा टीचर एजुकेशन, सोनोग्राफी, लैब टेक्नीशियन, स्कैन टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, योगा, ठीक है, टेक्नीशियन, डाइटिशियन सर्टिफिकेट, ये सब कोर्सेज हैं जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। एएनएम क्या है, एएनएम मिडवाइफरी है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। इसको करके आप सीधे मिडवाइफ नर्सिंग सरकारी हॉस्पिटल संविदा आधार पर पहले, फिर बाद में परमानेंट कर सकते हैं। इनकी आज बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। पेपर के माध्यम से देखो ऐड निकलता है। अब तो सरकार ने एएनएम के लिए विज्ञान विषय जरूरी नहीं, आर्ट वाले भी कर सकते हैं, मैथ वाले भी कर सकते हैं, बायो वाले करेंगे तो उनके लिए तो प्रेफरेंस है। तो 9-9 हज़ार की भर्तियाँ, 32,000 इनकी सैलरी है। ठीक है, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए 9,213 पदों पर सरकारी नौकरी। ये एएनएम परिवार कल्याण विभाग के द्वारा भर्ती की जाती है। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये एनएचएम में फिर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। ये देखो विज्ञान पेपर के माध्यम से अमर उजाला का ये ऐड है। तो इस तरह से बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है। देखो ये एक रीता बहुगुणा जो कि मंत्री हैं, इन्होंने अमर उजाला में बताया कि अस्पतालों में जल्द भरे जाएंगे रिक्त पद। एएनएम भर्ती के लिए परीक्षा होगी और इनके लिए साक्षात्कार नहीं होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो एएनएम कोर्सेज लड़कियों के लिए। स्वास्थ्य विभाग में 9,000 एएनएम भर्ती, हिंदुस्तान का ऐड। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप इस तरह से ये निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऐड 21,500 एएनएम और 9,000 नर्स की भर्ती। ठीक है, ये भर्ती निकाला है स्वास्थ्य विभाग ने। तो इतने इम्पॉर्टेंट जो कि ये निकलते हैं, आप देख सकते हैं कि एएनएचएम 10,000 से ज़्यादा भर्तियाँ इन पदों पर होगी भर्ती। एएनएम 7,000 से ज़्यादा भर्ती, स्टाफ नर्स 1,500, लैब टेक्नीशियन का 200, ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी जो करते हैं वो 200, विशेषज्ञ डॉक्टर 250, अन्य स्टाफ 1,000। इतनी ज़्यादा भर्तियाँ निकलती हैं सिर्फ एएनएम बायो कोर्सेज करने पे। तो इस तरह से देखो किसी ने ऐड अपना निकाला था कि ऑल इंडिया वैकेंसी, वेतन 37,600, मेल और फीमेल दोनों भर्ती कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके स्कोप, कैरियर निर्माण से संबंधित सलाह, जीव विज्ञान का परिचय। उम्मीद करते हैं